good evening and welcome to the first lecture of pollution of air and water. तो ये लास्ट चैप्टर है साइंस का जिसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो एक चैप्टर है अर्थ एंड सोलर सिस्टम यू कैन लर्न थ्रू नोट्स, जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हुए हैं उसमें थ्रू, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव चैप्टर है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम दो पोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एयर एंड वाटर, ठीक है। अच्छा, एयर एंड वाटर अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें सबसे ये दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, एयर एंड वाटर, ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्योंकि अगर हम एयर की बात करें तो एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एयर ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ करते हैं, वो रिस्पायर करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है जिससे उनको एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन एयर ही से मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन की जो कि एयर की है, तो दैट इज एयर इज ऑल्सो यूज फॉर द कंबशन। आप बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज आप कंबशन नहीं कर सकते, बर्न नहीं कर सकते उसको, ठीक है। इसी तरह अगर वाटर की बात करें तो वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ लाइफ, एसेंशियल फॉर लाइफ। क्योंकि जो भी प्रोसेस है, जैसे डाइजेशन प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सेल्स है, वो भी वाटर की वजह से ही हो रहा है। और आप देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर 75% टू 80% वाटर होता है। जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से ही हो पा रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल ले लीजिए प्लांट में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरा कंपोनेंट वाटर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ही फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है, वरना नहीं हो पाता, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि एयर वाटर बहुत जरूरी है। लेकिन इन दोनों की इंपॉर्टेंस के साथ साथ जो कि अल्टीमेटली इससे कौन फायदा उठा रहा है, अल्टीमेटली फायदा तो सब उठा रहे हैं, ह्यूमन उठा रहा है। लेकिन अगर आप बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस इस पूरे आप बात करें ग्लोब की, तो ह्यूमन एक ऐसी स्पीशीज है इस अर्थ पे जो सिर्फ और सिर्फ चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। और उन्हीं एक्टिविटीज की वजह से जो है, या यू कैन से समटाइम्स नेचुरल आल्सो, ठीक है, कुछ कंटामिनेंट्स, कुछ यू कैन से हार्मफुल कंपोनेंट्स इस ग्लोब में, इस यू कैन से अर्थ में, नेचुरल रिसोर्सेज में ऐड होते रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो उसको पोल्यूट करते हैं, ठीक है, वो उसको क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में हमें स्टडी करना है कि पोल्यूशन बेसिकली है क्या। और उसके बाद एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन मींस, इसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे किसकी, पोल्यूशन की, ठीक है, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है, पोल्यूशन क्या है, कंटैमिनेशन है, ठीक है। किससे? जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो अनडिजायरेबल हैं, जो नहीं चाहिए होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, अगर वो उस जैसे कंपोनेंट्स अगर ऐड अप हो जाए, ठीक है, सो दैट विल कॉज व्हाट, द पोल्यूशन, वो पोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। तो पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पोल्यूशन क्या है, दैट इज द कंटैमिनेशन ऑफ एनवायरमेंट, okay, contamination of environment with what, with harmful, screen is not, screen is visible, Amima, you can rejoin, I think internet issue hai, with harmful, like toxic and poisonous, toxic and वही मैं कह रहा हूँ अमीमा, हो सकता है आप रीजॉइन कर लीजिए, आप विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सब्सटेंसेस due to certain natural phenomenon or activities or human activities. So due to certain natural
and human activities is called pollution. उसको हम pollution कहेंगे, ठीक है? ओके, उसको हम pollution कहेंगे। अब वो जो कंटामिनेशन हो रहा है इस सब्सटेंस का, मतलब सब्सटेंस ही तो मतलब कंटामिनेट कर रहा है उसको, ठीक है? सब्सटेंस ही कंटामिनेट कर रहा है, ठीक है? तो अब ये जो सब्सटेंस है बेसिकली जो कंटामिनेशन कर रहा है उसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। मींस एनी सब्सटेंस दैट कॉजेस पोल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो एनी सब्सटेंस दैट कॉजेस पोल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। कोई डाउट यहां तक, कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेरी या कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? यस अमीमा, स्क्रीन प्रॉब्लम सही हुई आपकी तरफ? ओके, तो अब यहां पे अगर हम पॉल्यूटेंट की बात करें तो पॉल्यूटेंट, देखो, गैशियस पॉल्यूटेंट हो सकता है, gaseous pollutant means all pollutants which are that occur in gaseous form, ठीक है? The pollutants that occur in gaseous form, ठीक है? तो उन pollutants को हम क्या बोलेंगे? उन pollutants को हम gaseous pollutant बोलेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओके? तो और भी जैसे क्लोरीन गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे गैशियस पॉल्यूटेंट, ठीक है? इसी तरीके से पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स भी आते हैं, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है पार्टिकुलेट स्किन को कहते हैं, यू नो दैट पार्टिकुलेट स्किन को बोलते हैं? पार्टिकुलेट स्किन को बोलेंगे। आप माइक भी ऑन करना चाहे ऑन कर सकते हैं, ऑन करके आंसर कर सकते हैं। पार्टिकुलेट्स, या अगर डिफाइन नहीं कर पा रहे तो उसका कोई एग्जाम्पल दे दे ताकि मुझे पता चल जाएगा हाँ इसको समझ रहे पार्टिकुलेट। यस, बताइए।
देखो पार्टिकुलेट्स इनको कहते हैं विच आर वेरी, यस डस्ट, वेरी गुड। ठीक है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, very small particles of solids and liquids. Okay, yes, very good अमीमा। ठीक है, मीन्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, यानी वो स्मॉल पार्टिकल सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, सस्पेंडेड इन द एयर, सस्पेंडेड इन द एयर आर कॉल्ड पार्टिकुलेट्स, उनको हम पार्टिकुलेट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब इनका साइज जो तकरीबन होता है वो 0.1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोमीटर और माइक्रोन, मतलब इसको माइक्रोन देखो, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रो, तो इसको हम 0.1 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं, 0.1 माइक्रोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेंज होता है मतलब पार्टिकुलेट्स का, वो क्या होता है, दैट इज 0.1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल दिया, ये डस्ट का एग्जांपल दिया, स्मोक, फ्यूम्स, ओके, मिस्ट, फ्लाई ऐश, ओके, और आपका जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ये भी पॉल्यूशन का काम करते हैं। जो एक्सेस में, जो यूटिलाइज नहीं हुए, जो नेचर में मौजूद है, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, सीमेंट डस्ट हो गया, ओके, इसके साथ साथ एस्बेस्टॉस, ओके, लेड डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स, इवन टू सम कैटेगरी आपका जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ये भी जो फंगल स्पोर्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या कंसिडर होते हैं, दैट आर कंसिडर टू बी, दैट इज पॉल्यूटेंट्स, मींस पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बेसिकली। ठीक है, तो गैशियस पॉल्यूटेंट के बारे में हमने स्टडी किया, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के बारे में हमने स्टडी किया। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ओके, नॉन बायोडिग्रेडेबल, देखो बायोडिग्रेडेबल किसको बोलेंगे, बायो मीन्स लाइफ, मीन्स जो कि डिग्रेड हो सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से, उनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस बोलेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हम वो बोलेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से सिंपलर सब्सटेंसेस में ना टूट पाए, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, और वो बहुत ही सीरियस पॉल्यूटेंट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या है। द सब्सटेंसेस, वेट अ सेकंड, आप लोग ज्वाइन रहिएगा, मैं okay, so the substances which are not broken down, the substances which are not broken down, which are not broken down into simpler,
and harmless substances into simpler and harmless substances, which are not broken down into simpler and harmless substances by the action of water, soil, or enzymes, are called non-biodegradable substances. By the action of, या in short आप कर लीजिए, by the action of microorganisms are called non बायोडिग्रेडेबल पॉलीटेर। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, तो आप मत लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब फेयर में, मैं यहाँ के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और वो जो होंगे दैट विल बी व्हाट, दे विल बी सीरियस पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि एक तो मौजूद होंगे और डिग्रेड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सीरियस पॉल्यूटेंट हो गए जिनका कंसर्न ज्यादा हो गया, जैसे मर्करी हो गया, लेड हो गया, ठीक है, आर्सेनिक, ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स, ओके, पेस्टिसाइड्स, ओके, डीडीटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या कहलाएंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। और वो पॉल्यूटेंट्स जो होंगे दे विल बी व्हाट, दे विल बी सीरियस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ कैटेगरीज थी पॉल्यूटेंट्स की, गैसियस पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां पे हम टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और इसमें एयर और वाटर पे ज्यादा हमारा फोकस होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की अगर बात करें, फर्स्ट इज व्हाट, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन मींस जिसमें एयर अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस से जो है वो कंटैमिनेट होती है, तो वो एयर पोल्यूशन कहलाती है, ठीक है भाई। एयर पोल्यूशन भाई इंडस्ट्रीज की वजह से हो सकता है, एयर पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से हो सकता है, ठीक है। सेकेंड दैट इज वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मींस जहां पे वाटर पोल्यूट होता है, वाटर में अनवांटेड सब्सटेंसेस ऐड होते हैं, ठीक है, जो उसको पोल्यूट करते हैं बेसिकली। थर्ड वन इज द सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट, द नॉइज पोल्यूशन। देखो नॉइज हम लोगों ने साउंड चैप्टर में अच्छे से स्टडी किया, नॉइज कहते हैं किसको है, नॉइज बेसिकली अनवांटेड अनप्लेजेंट साउंड को कहते हैं, ओके, ठीक है, अनवांटेड अनप्लेजेंट साउंड को हम नॉइज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉइज है, जब वो मतलब वो रेंज जो अनडिजायरेबल है, मतलब लाउड है, अनडिजायरेबल है, अब वो जब ऐड होगी दैट विल कंट्रीब्यूट टू अ पोल्यूशन व्हिच विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, द नॉइज पोल्यूशन, ओके। तो पहले इन पोल्यूशन में सबसे पहले हम पिकअप करेंगे एयर पोल्यूशन को और देन वाटर पोल्यूशन को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एयर पोल्यूशन, ओके। तो जैसे कि हमने बताया था कि ये क्या है, कंटामिनेशन ऑफ एयर मींस द कंटामिनेशन of air, okay, by harmful toxic gases, smoke and dust, etc. is called air pollution. तो हम एयर पोल्यूशन के, ठीक है। So the contamination of air by harmful toxic gases, smoke, dust, etc.
उसको हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। और जो एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे उन पॉल्यूटेंट्स को एयर पॉल्यूटेंट्स कहेंगे। मींस द सब्सटेंसेस okay which cause air pollution are called air pollutants, are called air pollutants। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स। अब अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स को। एक होगा गैशियस एयर पॉल्यूटेंट और एक होगा सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स और नेक्स्ट होगा दैट इज सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, चलिए यहां तक कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे गैशियस एयर पॉल्यूटेंट क्या है और सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट क्या है और उनके सोर्सेज क्या है, मतलब कहां से ये गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि स्क्रीन में हटाऊंगा तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, इसको लिख लीजिए ताकि फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ओके चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स की। ठीक है, और उनके सोर्सेज। ओके, तो पहला दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर कहां से आता है? एक तो बर्निंग ऑफ, सबसे पहला बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, इनको जब बर्न करते हैं तब, और उसी में का एक हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल में, पेट्रोल डीजल। वो कहाँ से मिलता है? हमने ये भी स्टडी किया था कि वो पेट्रोलियम से ही मिलता है। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स, तो वहां से भी हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन है बेसिकली इनका सोर्स कॉमन है, पहली चीज। दूसरी चीज जो ये कॉज करते हैं जैसे एसिड रेन, तो एसिड रेन में इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करें तो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, कहां से आता है? एक तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है, यहां से आता है। दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, अब हाइड्रोजन सल्फाइड का जो सोर्स है, जो मेन सोर्स है, वो है सिटी सेवेज। सिटी सेवेज जो वो यू कैन से वेस्ट है जो घरों से निकलता है। ठीक है, वहां पे ये। नेक्स्ट वन, डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, डिके ऑफ ऑर्गेनिक
पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन, वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। ये भी निकलते, कहाँ से निकलते हैं? लाइक पेंट इंडस्ट्री, वार्निश इंडस्ट्री, तो पेंट्स एंड वार्निश इंडस्ट्री, ठीक है। और वेरी फेमस प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ड्राई क्लीनिंग, वहां से भी ये फ्यूम्स निकलती हैं, वेपर्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ओके। नेक्स्ट वन, एसिड फ्यूम्स। अब एसिड फ्यूम्स कहां से निकल रहे हैं? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से, ओके। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ओके। मेटल फिनिशिंग, तो ये कुछ हमारे कह सकते हैं कि एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि पोल्यूशन कॉज करते हैं कॉमनली, ठीक है। चलो इनको कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स पे। Done? चलिए, so coming to the next one, that is solid air pollutants, okay, और इनके सोर्सेस, ठीक है। तो सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मोक की। तो स्मोक कहां से आ रहा है? दैट इज कंबशन ऑफ फ्यूल्स, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, वहां से आ रहा है, ठीक है। डस्ट की अगर हम बात करें तो डस्ट कहाँ से आ रहा है? ब्लास्टिंग से आ रहा है, माइनिंग और ये सब वर्क होता रहता है, ठीक है। ब्लास्टिंग, स्टोन क्रशर्स, यहाँ से डस्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है नेचर में, ठीक है। एनवायरनमेंट में वुड वर्क, आपने देखा हो कारपेंटर एंड ऑल ये सब काम करते रहते हैं, तो वहाँ से डस्ट कंट्रीब्यूट हो रहा है किसमें? एनवायरनमेंट में बेसिकली। नेक्स्ट वन इज सीमेंट। सीमेंट कंट्रीब्यूट हो रहा है कहाँ? सबसे मेजर सोर्स है सीमेंट इंडस्ट्री, वहां से कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जहां पे सीमेंट यूज हो रही है, कहां पे यूज हो रही है? कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है, वहां पे सीमेंट यूज हो रही है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एस्बेस्टॉस, ओके। ये कहां से? एस्बेस्टॉस माइनिंग से, देखो ये एस्बेस्टॉस है, एस्बेस्टॉस से बने हुए फैब्रिक्स हैं, देख रहे हैं? तो एस्बेस्टॉस की जो माइनिंग होती है वहां से एस्बेस्टॉस कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, नेचर में, इन्वायरमेंट में, ताकि अ, अ, जो मीन्स एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट होकर पॉल्यूशन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद जहाँ पे जब ये अभी देखा ना फैब्रिक बनते हैं जहाँ से, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ पे एस्बेस्टॉस शीट्स बन रहे हैं, एस्बेस्टॉस फायर प्रूफ फैब्रिक्स बन रहे हैं। एक्चुअली एस्बेस्टॉस यूज होता है जो फैब्रिक्स होते हैं, जो कपड़े बनते हैं, जिनके कपड़े बनते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ एस्बेस्टॉस शीट, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वहाँ ये पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है। एस्बेस्टॉस फैब्रिक, एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लेड ऑक्साइड,
फैब्रिक में आप लिख लीजिए फायर प्रूफ, ताकि याद रहेगा वो, फायर प्रूफ। नेक्स्ट वन इज लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड मींस, जाहिर सी बात है, आपने आपने सुना है कहीं आप जाते हैं तो आपने सुना होगा लेडेड पेट्रोल होता है, या लेड फ्री पेट्रोल, इस टाइप से। ठीक है, तो बेसिकली उसी में जब उसका कंबशन होगा तब ये प्रोड्यूस होता है लेड ऑक्साइड। तो ये कब होगा? जब ये टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड जब पेट्रोल में होगा तो वो लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए अब लेड फ्री पेट्रोल, ताकि लेड ऑक्साइड ना प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड कंट्रीब्यूट होता है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी मीन्स कहाँ से? एक तो उसकी माइनिंग से, जहाँ पे माइन होता है मर्क्यूरी। ठीक है, एंड यूज ऑफ फंजीसाइड्स, फंगस को किल करने के लिए जो केमिकल है वहां पे भी जिसको कहते हैं कि मर्क्यूरी यूज होता है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अनबर्न जहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, तो ये कहाँ से कंट्रीब्यूट होते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जो कि उनके ये सब सोर्सेज हैं जहां से ये कंट्रीब्यूट होते हैं। तो कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो माइंड में तो पूछ सकते हैं, नहीं तो उसको कीजिए, डन कीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, मतलब अगर एयर पोल्यूशन होगा तो उससे नुकसान क्या क्या है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए, डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैथ्स आई थिंक 2 मेन चैप्टर्स, एक प्लेइंग विद नंबर्स है, तो वो कोई मेन चैप्टर में कंट्रीब्यूट नहीं होता, कुछ चीजें होती हैं बस। एक आपका रह गया है, दैट इज डेटा हैंडलिंग, और दूसरा इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। Okay, now coming to the next topic, that is harmful effects of air pollution. Harmful effects of air pollution. Okay. हाँ, वही है कि देखो अपने रिकॉर्डिंग देखो, जब क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है ना कि 31 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट, जैसे 9th का कोर्स कंप्लीट हो गया, उनकी क्लासेस ऑफ हो गई हैं। ठीक है, तो आप लोग का जब कोर्स कंप्लीट होगा तो उसके बाद आप लोग की भी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अब उसमें ये रहेगा कि जो भी दिन बचे हुए हैं, ताकि आप लोग स्टडी मोड में मेंटेन रहो, तो उसके लिए टेस्ट कंडक्ट होंगे। ठीक है, हर 15 दिन पे, 20 दिन पे। ठीक है, और बीच में अगर कोई डाउट है तो उसके लिए कनेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे लगेगा कि 2-3 स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया डाउट्स के लिए, तो फिर मैं टाइम दूंगा, उस टाइम पे ऑनलाइन जो है सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे और वो डाउट क्लियर हो जाएगा। मतलब इस टाइप से चलेगा टिल एग्जाम्स। ठीक है, तो उसका वही है कि कंसिस्टेंट रिवीजन मोड में रहिए। जो हमारे वीडियोस हैं बेसिकली वो रिवीजन के लिए ही है। भाई आज मैंने ये पढ़ाया, ठीक है, अब ये वीडियो आपके पास रहेगी, मतलब आप बैच में रहोगे जब तक कि सेशन एंड नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अब वहां पे आपके पास ये मौजूद है, ये रिवीजन के लिए ही है, कि वीडियो दोबारा देख रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब वो इसीलिए ही रखा गया है। इतना सारी चीजें की जा रही हैं वो इसीलिए, ताकि रिवीजन में आसानी हो।
ठीक है, नोट्स हमारे हैं वो स्टडी के लिए ही है। मैंने बाकायदा अब एक्सेस दे दिया कि आप लोग कंप्यूटर पे भी नोट्स को मतलब देख सकते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल इफेक्ट्स अगर हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं अगर एयर पोल्यूशन होगा, तो हम इसको देखेंगे विद द कैटेगरी ऑफ पॉल्यूटेंट्स बेसिकली, कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट है और वो क्या इफेक्ट कॉज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की। यस, मतलब हम उसको एज एज अ जनरल नहीं देखेंगे, हम कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करें, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं बेसिकली। तो देखो, जो भी गैशियस एयर पॉल्यूटेंट होगा, तो उसका पहला जो अटैक होगा या जो पहला इफेक्ट आएगा वो रेस्पिरेटरी इश्यूज पे आएगा। उसके साथ साथ दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी इश्यूज पे आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के, दे आर हाईली सफोकेटिंग, मींस द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ। अगर वो सांस नहीं ले सकते अगर सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड वहां पे मौजूद है। ठीक है, दे कॉज रेस्पिरेटरी इश्यूज। जैसे मैंने कहा कि जो गैशियस कंपोनेंट होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, they will cause what? The respiratory problems. Okay, they will damage what? Lungs. ये आपको लंग्स को डैमेज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने उसको मेंशन किया था जब हम सोर्सेस को लिख रहे थे, दे विल प्रोड्यूस व्हाट? एसिड रेन। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड है ना, ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। अगर आपको पिछला चैप्टर मतलब जो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ाया, जहाँ पे मेटल नॉन मेटल की बात हो रही थी, तो नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह जब ये पॉल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट में होंगे और बारिश होगी, तो बारिश के साथ मिल के वो एसिड बनाएंगे और वो एसिड फिर गिरेगा, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। तो दे कॉज व्हाट? दी एसिड रेन बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अगर लोअर कंसेंट्रेशन में होंगे, ये तो बात थी हायर कंसेंट्रेशन, अगर लोअर कंसेंट्रेशन में होंगी तो तब भी कम से कम इरिटेशन, दे विल कॉज इरिटेशन, they will cause irritation in throats. ठीक है, ठीक है, increase mucus formation, increase mucus formation, got it? इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, ओके, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मतलब NOx, X कैन बी 1 2। ठीक है, तो यहां पे अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये भी क्या है? ये भी लंग कॉन्जेशन, दे विल कॉज व्हाट? लंग कॉन्जेशन, पहला ये प्रॉब्लम कॉज करेंगे। ठीक है, दे विल प्रोड्यूस स्मॉग। What is smog basically? That is smoke plus fog. They will contribute in it. ये नहीं कहा जा रहा कि सिर्फ वही cause करे. They will contribute into it. ठीक है? And they will also contribute to acid rain. They will also contribute to acid rain. ठीक है? तो बाकी और भी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और उनका इफेक्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ा हम लोगों ने ये देखा कि एयर और वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, पहली चीज ये समझिए। फिर उसके बाद ये देखा पोल्यूशन किसको कहते हैं। फिर पॉल्यूटेंट्स बेसिकली तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, गैशियस पॉल्यूटेंट, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में हमने स्टार्ट किया एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन में हमने देखा डेफिनेशन की एयर पोल्यूशन किसको कहते हैं।
एयर पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, कैटेगरीज में हमने गैशियस और सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट को देखा और उसके सोर्सेस को हम लोगों ने स्टडी किया कि किस सोर्सेस से वो आते हैं, ठीक है। और अब जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आज जो भी स्टडी किया उसमें कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल। कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। तो क्विज जाएगा आज, ठीक है। नहीं, अब इस संडे मैंने कोई शेड्यूल नहीं शेयर किया क्योंकि अब सिलेबस पे फोकस हो रहा है, क्योंकि संडे तक अब जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब उसके बाद हम टेस्ट अब ऑर्गेनाइज करेंगे। अब क्योंकि 31 दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से थोड़ा बहुत रह गया है, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो हमेशा जब भी कुछ रह जाता है तो उसको जैन में भी एक्सटेंड करते हैं, अगर जैन में नहीं कंप्लीट होता है तो फेब तक भी एक्सटेंड करते हैं, तो देयर इज नो इशू इन दैट, ठीक है। लेकिन बस ये कि रिवीजन आप लोग करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलो फिर ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।